हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का पाठ 3 निर्धनता एवं एक चुनौती लेकर आया हूँ। इसमें अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल दिया गया है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। प्रश्न पहला है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, निर्धनता को मापने के लिए आप आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि को मुख्य माना जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें आदि मिलाकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह किया गया था। प्रश्न दूसरा है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान निर्धनता अनुमान कार्य पद्धति पर्याप्त निर्वाह स्तर की अपेक्षा न्यूनतम निर्वाह स्तर को महत्व देती है। सिंचाई और हरित क्रांति के फैलाव ने कृषि के क्षेत्र में कई नौकरियों के अवसर दिए हैं, परंतु भारत में इसका प्रभाव कुछ ही भागों में सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों में नौकरियों के अवसर दिए हैं, परंतु ये नौकरी लेने वालों की अपेक्षा काफ़ी कम है। निर्धनता के विभिन्न संकेतकों के द्वारा जाना जा सकता है, जैसे अनपढ़ का स्तर, कुपोषण के कारण, सामान्य प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, नौकरी के कम अवसर, पीने के पानी की कमी, सफाई व्यवस्था आदि। सामाजिक अवर्जन, असुरक्षा के आधार पर निर्धनता का विश्लेषण अब सामान्य है। प्रश्न तीसरा है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा करें। आंसर हो जाएगा, भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। वर्तमान वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973 से 93 में गिरा है, निर्धनता लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफ़ी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमान निर्धनों की संख्या में लगभग 26 करोड़ की कमी उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं। प्रश्न चौथा है, भारत में निर्धनता में अंतर
राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। भारत में निर्धनता के कारण अग्रलिखित हैं। पहला कारण है औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। भारतीय सरकार दो बातों में असफल रही: आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जो निर्धनता चक्र को स्थिर कर सकते हैं। तीसरा है सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत में कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्व जैसे जाति, लिंग भेद और सामाजिक अपवर्जन जो मानव निर्धनता को बढ़ाते हैं। अगला कारण है छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। क्योंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता का कारण और परिणाम दोनों हैं। अगला पॉइंट है आय असमानता भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। प्रश्न 5वां है उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं। उत्तर हो जाएगा जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इस प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषक, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। अगला प्रश्न है 6वां भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। उत्तर हो जाएगा प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में दीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। दूसरी ओर निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। इन राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की निर्धनता का औसत अधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अनाज का सर्वाधिक वितरण, मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान, अधिक कृषि विकास, भूमि सुधार उपायों ने इन राज्यों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। अगला प्रश्न है वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा करें। वैश्विक यानी पूरे विश्व स्तर पर जो निर्धनता है उसके विषय में चर्चा करना है। वैश्विक निर्धनता का निर्धारण विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार की जाती है।
इसके अनुसार विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता प्रतिदिन $1 से कम आय पर जीवन निर्वाह करना है। इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला बिंदु है, वैश्विक रूप से यह अनुपात 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया। दूसरा है, चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई। तीसरा पॉइंट है, दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में इतनी गिरावट नहीं है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई, जो 1981 में 47.5 करोड़ से घटकर 2001 में 42.8 करोड़ रह गई। चौथा पॉइंट है, भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। आठवां प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। उत्तर हो जाएगा, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियां जो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित किया है वो निम्नलिखित हैं। पहला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। दूसरा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तीसरा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चौथी है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। पांचवी है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। और छठवीं है, अंत्योदय अन्न योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसका, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा और आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अर्थात वह व्यक्ति निर्धन है जो इन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मूलभूत ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो गरीब माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग निर्धनों में भी सबसे निर्धन है, क्योंकि इनके पास अपना आय का कुछ भी नहीं होता, ये परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी विशेषताएं हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। यह योजना, दूसरा हो जाएगा, यह योजना 1/3 रोजगारी महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीसरा है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। चौथा है, अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराई गई तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। इस तरह से हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।